कराची की बात करेंगे। कराची के मसाइल की एक लंबी फहरिस्त है, मतलब अगर गिनना शुरू कर दें तो मसाइल ख़त्म नहीं होते हैं, और नालों की सफाई ना होना भी उसमें एक मसला है जो कि शामिल है। मानसून का मौसम जैसे ही आता है, शुरू होता है, कराची के शहरी खुश होने की बजाय खौफ का शिकार हो जाते हैं। बिल्कुल ऐसे ही। और अब फिर मानसून का मौसम जो है वो शुरू होने वाला है। बरसों से इस अजाब से गुजरते आ रहे हैं आवाम, और हर बरस सरकारी हुकाम जो है तिफल तसल्ली और बयानात के ज़रिए उन्हें बहलाने की कोशिश करते हैं। ज़मीनी हक़ाइक़ बताते हैं कि इस बरस भी शहर के बासियों को बरसात की वजह से तवील ट्रैफिक जाम होने, या फिर जगह जगह बरसात का पानी जमा होने, या फिर घरों में, दफातर और दुकानों में पानी दाखिल होने का अजाब जो है वो झेलना पड़ेगा। जैसा कि हमने पिछले साल भी देखा, उससे पिछले साल भी देखा, यही सूरत हाल रही। कितने दिन लग गए बारिश का पानी जो है वो शहर कायद से निकालने में। बिल्कुल, हमने कंटेनर बहते हुए कराची में जो है देखे थे। घरों के अंदर पानी जो है वो गटरों का दाखिल हो गया था, फर्नीचर ख़राब हो गए, लोग कितने परेशान थे। अब ये जो खदशा है जो हम आपसे बयान कर रहे हैं, इसका इजहार वफाकी वज़ीर अली ज़ैदी ने ट्विटर पर महमूदाबाद नाले की तस्वीर शेयर करते हुए किया है। मतलब सिंध हुकूमत पर तनकीद करते हुए अली ज़ैदी साहब ने कहा है कि महमूदाबाद नाले की सफाई ना होना ये जाहिर करता है कि इस मानसून में कराची फिर कचरे से भरे गटर के बदबूदार पानी में डूब जाएगा। बिल्कुल ऐसे ही। उन्होंने मजीद भी इस हवाले से कहा था कि ये लापरवाही नहीं है, बल्कि हमारे अजीम शहर के खिलाफ पीपल्स पार्टी की मुनज़्ज़म साजिश है। ख़ास तौर पर जब सईद गनी इस इलाके से MPA भी हों और उसके बावजूद इलाके का ये हाल हो, तो फिर अब सोच सकते हैं कि जो आने वाले जो मानसून की बारिशें हैं उसमें मुल्क का क्या हाल होगा। इस हवाले से हम बात भी कर लेते हैं। आलमगीर खान तहरीक इंसाफ इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। आप क्या कहते हैं खान साहब, कराची में नालों की जो सूरत हाल है उस पर मुसलसल ट्वीट कर रहे हैं, क्या कराची ट्रांसफॉर्मेशन प्लान जो है उसमें नालों की मरम्मत और सफाई शामिल नहीं है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, उसमें यकीनन शामिल थी, लेकिन चंद बड़े नालों, जो बड़े नाले हैं, जो बड़े स्टॉर्म वाटर ड्रेन्स हैं, उसकी सफाई शामिल थी, जिस पर NDMA ने काम किया, जिसमें महमूदाबाद का बड़ा नाला, औरंगी टाउन का बड़ा नाला, गुज्जर नाला, ये अहम बड़े नाले जो हैं इसमें शामिल थे, जिसको NDMA ने किलोमीटर्स तक साफ किया, और सिंध गवर्नमेंट ने जो इस पर इंक्रोचमेंट कायम थी उसको क्लियर किया। उसी के बाद सफाई मुमकिन पाई। लेकिन जो खदशा अली ज़ैदी साहब जाहिर कर रहे हैं और जो हम सबको है, मैंने तो इस पे एहतजाज भी किए चंद माह पहले, कि जो छोटे नाले हैं, देखें, एक तो 6 से 8 बड़े स्टॉर्म वाटर ड्रेन्स हैं जो अंग्रेज़ों के वक्त के बने हुए हैं, और उसकी निकासी भी सीधा जाती समंदर में जाती, उसकी निकासी। एक है छोटे नाले जो सैकड़ों की तादाद में, और वो ताहाल चौक हैं, उसकी कोई सफाई नहीं हुई। अभी जब ये साइक्लोन का जो खतरा था, उस दौरान आपने देखा CM ने ACs और DCs का एक इजलास बुलाया और उनको इंस्ट्रक्शंस दी कि आप जो है नाले की सफाई शुरू कर दें। तो वो साइक्लोन का खतरा भी टल गया अल्लाह के फजल से, और साथ ही अब कोई नाले की सफाई भी नहीं हो रही। तो यहाँ पे ये जो सबसे अहम बात है वो ये कि सफाई एक रेगुलर अमल है। ये नाले की सफाई ये सारा साल होनी चाहिए। ये वेट कर रहे होते हैं कि कोई ऐसी आफत आए, कोई ऐसा हालात क्रिएट हो, और उस पे हम रिएक्टिव अप्रोच के साथ जाएं, और फिर मीडिया उसको टेकअप करे तो हम जाएं। ओ भाई, आप सारा साल क्यों नहीं काम करते? आपके ये वाटर एंड सीवरेज बोर्ड, आपके DMC के जो भी अमला है, वो किस बात की तनख्वाह लेता है? वो सारा साल क्यों काम नहीं करते? इसका भी इजहार जो है अली ज़ैदी साहब ने किया। आलमगीर खान साहब वो कहते हैं कि कोई लापरवाही नहीं है, ये एक मुनज़्ज़म साजिश है शहर कायद के खिलाफ। आप समझते हैं कि वाकई ये बात दुरुस्त है? पीपल्स पार्टी को क्या फ़ायदा होगा अगर कराची में कोई काम नहीं होगा तो? देखिए, मुझे ये समझ आती है, इदारे इनके पास हैं। नाले, अगर सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट काम कर रहा है, $26 हर टन के लिए पे किया जा रहा है इन कंपनीज को, जो प्राइवेट कंपनीज हैं, सिंध गवर्नमेंट पे कर रही है, तो ये कचरा क्यों आता है नाले तक कि नाले चौक हो जाते हैं, और चौक होने की सूरत में सारा पानी जो है वो इर्द गिर्द की आबादी में आ जाता है। और ये इदारे कोई अभी से नहीं, ये पिछले 2 हुकूमतों से इनके पास है। नाले की सफाई की जिम्मेदारी का इख्तियार जानबूझ के इन्होंने अपने पास रखा है। वो किसी जमाने में मेयर के पास होता था, इन्होंने खुद से ये इख्तियार रखा है अपने पास कि नहीं, ये काम हम अच्छे तरीके से करेंगे। जब आपने कचरा सफाई की, नाले सफाई की, पानी की निकासी की, सड़कों की तामीर की, इन सब चीजों की जब अपने पास इख्तियार रखा, और जब आपसे हम
या पब्लिक वो उम्मीद रखती कि आप डिलीवर करेंगे, नहीं करते, तो मैं साजिश ही समझूंगा ना कि पिछले 12 साल से आपने शौकिया इख्तियार भी रखा, ताकत भी रखी, फंड्स पर भी काबिज हुए और काम भी नहीं कर रहे। अच्छा आलमगीर खान साहब, अगर सिंध हुकूमत जो है इस हवाले से कोई काम नहीं करती तो क्या फिर विफाक भी हाथ पर हाथ धर के बैठी रहेगी? क्योंकि इस वक्त फिर मॉनसून शुरू होने वाला है, अवाम तो इंतज़ार कर रहे हैं कि कोई तो आए जो उनकी मुश्किलात से उनको निकाले। देखें, एक चीज समझें, जो फंक्शन करती, जो हाथ पांव होते वो इदारे होते। वफाक किसी इदारे के बगैर तो फंक्शन नहीं कर सकता। वफाक तो अगर लेट से उसने आज सफाई करनी है कराची में, तो वो किसी इदारे को फंड करेगा कि वो इदारा जो है वो एक टूल के तौर पे जो है वो करामद हो, एक टूल के तौर पे वो काम करे। वो इदारे सूबे के पास है, 18वीं तरमीम के पास NDMA को एक टूल बनाया गया, और वो और चूंकि वो फौज का एक इदारा है, नॉन कॉन्ट्रोवर्शियल है, उस पर सूबे ने भी इत्तेफाक किया और मिल के काम किया जा सका। लेकिन उनकी भी एक कैपेसिटी है, वो चंद बड़े नालों तक ही महदूद रहे। जो बाकी सैकड़ों नाले हैं वो इधर की जो डिस्ट्रिक्ट के DCs हैं उनकी जिम्मेदारी है, उनके एडमिनिस्ट्रेटर तैनात हुए हैं। मैं सिर्फ ये कहूँ, वफाक फंड जरूर कर सकती है इदारों को, काम इन्होंने नहीं करना है। ठीक है आलमगीर खान साहब, ये बताइए कि फिर ऐसा महसूस हो रहा है आपकी बातों से भी और जो हालात भी नज़र आ रहे हैं कि हुकूमत की तब्दीली के अलावा ऑप्शन ही कोई मौजूद नहीं है? मतलब सिंध हुकूमत को तकरीबन 12.5 साल तो हो गए, पौने 13 साल हो गए मुसलसल यहाँ पर आते हुए। अब लोग तो सवाल करेंगे, कराची का मैंडेट तो जी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास था, कराची का मैंडेट MQM के पास था, तो लोगों को ये बात आप कैसे समझाएंगे कि ये तो सूबाई हुकूमत ने काम नहीं किया? और देखें, लोग आज अल्हम्दुलिल्लाह आपकी मदद से, हर किसी के पास फ़ोन है, इंफॉर्मेशन का दौर है, हर कोई बाखबर है, हर किसी तक इंफॉर्मेशन आ रही। देखिए, कराची का मैंडेट नुमाइंदगी जरूर है हमारे पास, कराची के इदारे नहीं है हमारे पास, बदकिस्मती से। वो 18वीं तरमीम के पास सूबे के पास है। मैं कराची में आज ऑपोजिशन कर रहा हूँ पिछले 3 साल से। हाँ, वफाक ने जो मुझे फंड दिया है डेवलपमेंट का अपने हल्के के लिए, वहाँ पे जो भी तरक्याती काम मैं कर रहा हूँ और दीगर MNAs, इवन MQM के MNAs कर रहे हैं, तो हम सब मिलके अपने हलकों में कई तरक्याती काम कर रहे हैं। लेकिन जो मजमूई तौर पे कराची के बल्दियाती इश्यूज हैं, चाहे वो पानी का हो, चाहे वो कचरे का हो, चाहे वो सीवरेज का हो, चाहे वो सड़कों का हो, ये सब सूबे के पास है इसके इदारे। तो हमारा जो अब रोल किरदार बनता वो ऑपोजिशन का बनता। मैं उन इदारों के खिलाफ एहतजाज करूं, मैं ऐवान में बात करूं, मैं मीडिया पर इशू रेज करूं, और वो हम कर रहे हैं। अच्छा आलमगीर खान साहब, फिर वे फॉरवर्ड क्या है? इस सब मुश्किलात से आवाम को निकालने का तरीका क्या है? क्या तजवीज़ है आपके पास? देखिए, तरीका ये है कि जैसे मैंने कहा, अगर मैं ऑपोजिशन में हूँ तो मैं अपना किरदार अदा करूं, ना कि मैं घर पे आराम से नींदें पूरी करूं या आराम करूं। अपना किरदार पब्लिक की आवाज को रेस करने का, उनके इश्यूज को उजागर करने का। हम पिछले साल भी हमने ये इशू कचरे का रेस किया। मैं खुद ये सीवरेज और नाले के इशू पे जेल गया। सईद गनी बल्दियात का मिनिस्टर था, उसके खिलाफ हम एहतजाज कर रहे थे। तो इसी तरीके से CM हाउस के बाहर कचरा फेंका। तो ये जो भी हम एफर्ट्स करते उसके नतीजे में मशीनरी सिस्टम हरकत में आता और कहीं ना कहीं बेहतरी आती। रही बात जो वफाक का इख्तियार है, कराची को हमने ऐसे अलहदा नहीं छोड़ना, ना इनके हवाले करना है। जो हम कर सकते हैं वज़ीर आज़म की क़ियादत में, जैसे पहले हमने NDMA की मदद ली, इंशाल्लाह दोबारा भी ली जाए। ठीक है आलमगीर खान साहब, आपको प्रेशर बिल्ड कर पाएंगे? मतलब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बात कर ली जाए, वहाँ पर GDA मौजूद है, MQM पाकिस्तान मौजूद है, क्या आपको प्रेशर बिल्ड कर पाएंगे? अभी भी कुछ वक्त है, नालों की सफाई हो सकती है, लोग मुश्किलात से बच सकते हैं, हुकूमत पर कोई प्रेशर डाला जाए, कोई ऐसी मुनज़्ज़म तहरीक चलाई जाए? यकीनन। देखें, एक चीज़ समझे, व्हेन देयर इज़ अ विल देयर इज़ अ वे। अगर विल होगी सब कुछ मुमकिन है, और अगर तमाम आवाज़ें इकट्ठा होके इस चीज़ को, इशू को रेस करें, और जो कि की जाएगी। मैं खुद प्लान कर रहा हूँ इनके खिलाफ। और बाकी दीगर जो सूबाई हमारे सूबाई जो असेंबली के लोग हैं और कौमी असेंबली के लोग हैं, वो भी इस पर मुत्तफिक हो रहे हैं
कि क्योंकि अभी मॉनसून का सीजन आने वाला हाँ है जी। और उससे पहले पहले हम सबके कॉन्स्टिट्यूएंसीज इलाके वो मुतासिर होने हैं। और अभी और इससे भी ज्यादा जो खतरनाक और अहम चीज है कि कराची में पानी की किल्लत शुरू हो गई है। जब गर्मियां बढ़ती, पानी का इस्तेमाल बढ़ता और अब वो पानी का शॉर्टफॉल शुरू हो गया। हर मेरे हलके के लोग वो मुतासिर हो रहे हैं। तो अब ये लोगों के एहतजाज भी बढ़ेंगे और हम जैसे मुंतखब नुमाइंदे भी जो है अब सड़कों पर आएंगे लोगों की नुमाइंदगी करते हुए। ठीक है आलमगीर खान साहब, ये भी बताइए, फिक्सिट की भी थोड़ी सी बात कर लेते हैं। तो फिक्सिट जो है वो अलहदा से काम कर रही होगी या वो फिर वफाकी हुकूमत जो बता रही होगी उसी तरीके से काम करेगी? क्योंकि फिक्सिट जो है वो खास तौर पर कराची की आवाज़ है। देखिए, फिक्सिट तो अपने महदूद वसाइल में वो खुद ही काम करती, उसको किसी हुकूमती सपोर्ट की ज़रूरत अभी तक कोई हुकूमती सपोर्ट हासिल नहीं उसको। और जो नौजवानों का हमारा ग्रुप है कराची का, और अब तो कराची से बाहर भी वो फैल गया है, दूसरे बड़े शहरों में भी हमारी टीम्स वगैरह कायम हुई हैं, तो वो अपने महदूद वसाइल से काम करती रहेगी इंशाल्लाह। और जो लोगों की उम्मीद है उस पर पूरा उतरने की कोशिश करेगी। बिल्कुल ठीक है, इंशाल्लाह हम उम्मीद भी यही करते हैं। आलमगीर खान साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। और हमजा, हम लोग बार बार यही बात करते हैं कि मौसम जो है वो तो बदलते रहते हैं, लेकिन कराची के जो हालात हैं वो हमेशा एक से ही रहते हैं। मानसून हो या ना हो, कराची के जो मुश्किलात का जो अंबार लगा हुआ है आवाम के लिए, वो कभी भी सर्दी आए होता। तब मसला, वहाँ पर गैस नहीं पहुँच रही होती, वहाँ पर गर्मी आए तब मसला, कोई भी मौसम हो, कराची के लोगों को जो है मसाइल का सामना करना पड़ता है। और तकरीबन मतलब कि 13 साल गुजर गए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की वहाँ पर हुकूमत है, सूबाई हुकूमत, और अभी भी हमें कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही है कि हालात जो है वो कुछ बेहतर होंगे, क्योंकि हम देख रहे हैं कि अभी भी नालों की सूरत हाल वही है, सफाई है, कचरा या पानी का निज़ाम वही है, सीवरेज का निज़ाम वही है। तो फिर क्या हुकूमत को बदलने की ज़रूरत है या क्या करने की ज़रूरत है? कुछ समझ में से बालत आ रहे हैं ये चीज़ें। हुकूमतों को साइड पे रख के ना हमें सोच बदलने की भी ज़रूरत है। और वो किस मामले पे है? जब हम रोड पे जाते हैं ना, तो रोड पर सोच बदलने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आप सारों को ही जल्दी है, आप सारों को ही तेज़ी है, हम सारे जो है ना कोशिश करते हैं कि हम सबसे पहले पहुंच जाएं, निकलें घर से सबसे लेट, पहुंचे हम सबसे पहले। तो ये सोच बदलने की हमें भी बहुत ज़रूरी है ये। और इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि महफूज ड्राइविंग जो है वो ज़िंदगी बचाती है। अपनी और दूसरों की ज़िंदगी से प्यार कीजिए और सड़क पर मोहतात ड्राइविंग करें। ये पैगाम है पंजाब एमरजेंसी सर्विस 1122 का, जो 17 से 23 मई तक जो है ग्लोबल रोड सेफ्टी वीक जो है वो मना रहे हैं। हाँ जी, बड़ा अहम जो है ये वीक है। इस हफ्ते को किस तरीके से मनाया जा रहा है, इस हफ्ते का मकसद क्या है, हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं डीजी रेस्क्यू पंजाब डॉक्टर रिजवान नसीर साहब। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। डॉक्टर साहब, ये जो वीक मनाया जा रहा है, पहले तो हमें ये बताएं कि इसकी अहमियत क्या है, इसकी ज़रूरत क्या है? जी, ये जो अक़वाम मुत्तहिदा का ग्लोबल रोड सेफ्टी वीक है, इसका मकसद ये है कि हम इस बात को उजागर करें कि अब एक बहुत बड़ा जो डिज़ीज़ का या ज़ख्मी होने का या मुतासर होते हैं, जैसे सोशो इकनॉमिक इम्पैक्ट होता है, वो हादसात हैं। बल्कि इसको अब हादसा नहीं कहते हैं, इसको कहते हैं रोड ट्रैफिक क्रैश। जिस तरह आपने बात की कि जहन बदलने की ज़रूरत है, ये हादसा नहीं है। ये या ड्राइवर की गफलत से होता है, या गाड़ी में ख़राबी की वजह से होता है, या सड़क में कोई ख़राबी है उसकी वजह से होता है, या एक और जो बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट है एरिया, वो तो दूसरे लोग हैं जो सड़क को इस्तेमाल कर रहे हैं। नहीं, बगैर देखे आप एक मेजर हाईवे को क्रॉस करना शुरू कर देते हैं, बस एक बचाते बचाते आपको जाके किसी दरख्त से लगती है, उसमें 50-60 लोग ज़ख्मी हो जाते हैं, कुछ लोगों की अमवात हो जाती है। तो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट एरिया है, इसलिए अक़वाम मुत्तहिदा ने इसके ऊपर जो रेजोल्यूशन पास की, उस पर ग्लोबल रोड सेफ्टी वीक जो है इसको बनाया जाता है। और उस पर जो मेन फोकस है, मैं समझता हूँ वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बिकॉज अगर देखिए, ज़्यादातर जो जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं उनमें मोटर बाइक्स बहुत कॉमन है। यूरोप में चूँकि एनवायरनमेंट ज़रा ठंडा होता है, वहाँ पे बाइक्स नहीं है, लेकिन हमारे यहाँ पे मोटर बाइक्स, जितना पूरा एशिया देख लें, अफ्रीका देख लें, सारे जगहों पे आपको बहुत मोटर बाइक्स नज़र आएंगी। और आज आप देखिए कि सिर्फ रेस्क्यू 1122 ने अब तक पंजाब, अगर मैं सिर्फ देखूं तो 28 लाख ट्रैफिक हादसात को मैनेज किया है। अच्छा। और डेली बेसिस पे तकरीबन हमारे 900 ट्रैफिक हादसात हैं जो हम मैनेज करते हैं। और इसमें 83% जी, ये पंजाब में अभी सिर्फ अभी आप तो इसको अगर आप ऊपर पाकिस्तान पे ले जाए तो 900 से आप सीधा कर लीजिए 1000 तकरीबन, और ऐड कर लें तो तकरीबन ये आपका नंबर जो है वो तकरीबन 1800-1900 के करीब चला जाता है। तो सोचिए कितना बड़ा इसका एक इम्पैक्ट है। और तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर 900 ट्रैफिक हादसा डेली बेसिस पे हम सिर्फ मैनेज कर रहे हैं तो हर 1.5 मिनट पे एक ट्रैफिक हादसा हो रहा है।
और 83% उसमें जो लोग इन्वॉल्व हैं वो मोटरसाइकिल के राइडर्स हैं जो कि ट्रीटमेंट भी अफोर्ड नहीं करते। आप सोच लीजिए कि इसका कितना बड़ा इम्पैक्ट है। उस ख़ानदान से पूछे जिसका एक मोटरसाइकिल वाला जब एक्सीडेंट होता है, उसकी कोई हड्डी टूट जाती है, उसकी हेड इंजरी हो जाती है, तो उसके साथ उसकी फैमिली के साथ क्या गुजरती है। मैंने वो लोग देखे हैं जिन्होंने अपनी टांगें कटवा ली ताकि वो जाके अपने ख़ानदान के लिए कमा सकें। वो 1 साल इलाज के लिए बैठ नहीं सकते थे क्योंकि उसकी मल्टीपल जगह से टांगें टूटी हुई थी उसने जाके, तो अगर वो इलाज पे रहता तो 1.5-2 साल लगते। उन्हें कटवा के जाके कि 2 हफ्ते में टांके लग जाएंगे, भर जाएगा और उसके बाद जाके मैं वापस कमा सकूँ अपने उसकी फैमिली के लिए उसने जाके। अच्छा, आपका तो इतना मुश्किल वक्त गुजरता है कि लोग सोचते हैं कि जी नहीं होगा, और ये होते कौन है ज़्यादातर जवान कमाने वाले फैमिली के लोग। बिल्कुल ऐसे ही है। तो ये एक बहुत बड़ी अपील है। मैं समझता हूँ जाने की जल्दी होती है, जहाँ पे 2 चीज़ों की ज़रूरत थी। एक कि एमरजेंसीज़ और उससे नबरदाज़मा होने के लिए हम मौसर निज़ाम कायम करें। वो अल्लाह ताला का शुक्र है कि पंजाब ने, हुकूमत पंजाब ने पूरा एक सिस्टम बना दिया जो अब तहसील की तक काम कर रहा है। और कोई भी बंदा सिर्फ एक हमें कॉल करता है ताकि कोई हादसा हो, जो पहले खून बहते बहते लोग सड़क पे मर जाते थे मेडिकल लीगल रीजंस की वजह से, लोग उनकी मदद करते हुए घबराते थे, आज उसको मदद मिलती है। रिस्पॉन्स टाइम भी बता दीजिएगा। रिस्पॉन्स टाइम जी आज तक आप देखिए अगर 90 लाख से ज़्यादा हमने एमरजेंसीज़ पे रिस्पॉन्ड किया है तो हमारा औसत रिस्पॉन्स टाइम 7 से 8 मिनट। अच्छा। तो मैक्सिमम हमारी कोशिश होती है विदिन 10 मिनट्स जो है वहाँ पे पहुँच जाए। ठीक है। कोई बहुत ज़्यादा आउट ऑफ द सिटी है या किसी वजह से कोई बहुत ज़्यादा ट्रैफिक आ जाती है या कोई हमें एड्रेस एक्सप्लेन नहीं करता, ये भी मैं बड़ा ज़रूरी है। बिकॉज लाहौर हम देखें जब 14 एम्बुलेंसेज थी, आज जो है वो लाहौर इतना एक्सपेंड कर गया है कि किस एंड से इसी तरह करा हर शहर जो है वो उसकी एक्सपेंशन बहुत ज़्यादा हुई है। तो इसलिए मैं सबसे अपील करूंगा जब भी इमरजेंसी हो सिर्फ इमरजेंसी में कॉल करें। एग्जैक्टली। हमें बर वक्त कॉल करें और वाकई अगर सीरियस इमरजेंसी है, क्योंकि वसाइल थोड़े होते हैं, जब भी आप हो कितने भी वसाइल हो जाएं वो कम, तो इसलिए जब आपको वाकई जेन्युइन सीरियस इमरजेंसी हमें फ़ौरन कॉल करें तो हम आके हम फ़ौरन आपकी मदद कर सकें। लेकिन ये चीज़ जो हमें ज़्यादा खुशी तब होगी जब कल सुबह ये पता चले कल कोई हादसा नहीं हुआ, कल कोई बंदा ज़ख्मी। अच्छा, कोई ऐसा दिन भी गुजरता है ये जब हमें कोई मीडिया हादसा ना हो और अभी सब कुछ नॉर्मल? अफसोस इस बात के अभी तक तो ऐसा ख्वाहिश दिन है। नहीं गुजरता। अगर सिर्फ ईद के दिन भी हम देख लें अच्छा। तो ईद पे जब मूवमेंट, हालांकि इंटरसिटी मूवमेंट नहीं थी और विद इन द सिटी मोटरसाइकिलें चल रही थी और लोगों ने मोटरसाइकिलें लेके निकलते भी थे, उस पे भी 4802 जो है वो एक्सीडेंट्स हुए। ओहो। और उसमें से- लॉकडाउन में थे हम, मतलब 4888 जो है रेस्टोरेंट्स पे नहीं जा रहे थे कोई और, बट वैसे सड़क के ऊपर निकल रहे हैं और सड़क जब खाली है तो और ज़्यादा लोग ईजी ले लेते हैं, वन वे तोड़ते हैं कि इशारा तोड़ दें, दूसरी तरीके कोई नहीं आ रहा जी। देखिए आपको नहीं पता किस वक्त हादसा हो जाए। मैंने ऐसे ऐसे लोग देखे, उन्होंने कहा बस मैं ये यहाँ तक बाजार तक जाना था, तो हमने कहा कि क्या हेलमेट पहनने की ज़रूरत है। वो बंदे की बाइक स्लिप हुई, उसका सर लगा साइड पे फुटपाथ के साथ और उसके बाद उसने 45 दिन लाहौर जनरल अस्पताल में वेंटिलेटर पे गुजारे और अल्टीमेटली उसकी 30s में था बंदा। उसके सर सबसे जो है अहम चीज़ रोड सेफ्टी, हम ये क्यों समझते हैं कि रोड सेफ्टी से मुंसलिक लोग सिर्फ वो हैं जिनके पास बाइक है, जिनके पास गाड़ी है, जिनके पास साइकिल है या कुछ, जो पैदल चलने वाले हैं उनका कितना बड़ा किरदार है इसमें। और हम जब घर से निकलते हैं खा किसी भी तरह निकले, हमें किन चीज़ों का ख्याल करना है? आप देखिए उनका बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। आप देखिए कहीं पे भी ओवरहेड ब्रिजेस बन गए, लेकिन वो कोशिश ये करेंगे कि मेहनत ना करनी पड़े, ओवरहेड ब्रिज ना चढ़ना पड़े। हालांकि जो ही जल्दी नहीं है, कुछ नहीं है, थोड़ी सी एफर्ट की ज़रूरत है, उससे एक्सरसाइज ही हो जाएगी बेहतर। तो आप ओवरहेड ब्रिज पे नहीं चढ़ेगा, वो सड़क के अंदर से अपनी जान को खतरे में डालता हुआ ऐसे गाड़ियों के दरमियान में से निकलने की कोशिश करेगा। यही ट्रेंड हमने मोटर बाइक राइडर्स में देखा है। अगर आप साइड लेन में जाएं, अगर अपनी सिर्फ स्पीड कम कर लें, जो कि अब भी जो दुनिया में अब रिसर्च हुई है उसकी वजह से जो ग्लोबल रोड सेफ्टी आलमी ये जो रोड सेफ्टी वीक मनाया जा रहा है उसका फोकस यही है कि हम स्पीड कम करें। और मेरे लिए खसूसी तौर पर मेरा मैसेज इंडिया के ज़रिए मोटर बाइक राइडर्स के लिए है, उनकी फैमिलीज़ के लिए है कि जो भी मोटरसाइकिल चला रहा है, अगर वो आपका बाप है, शौहर है या बेटा है, कोई भी है, ज़्यादातर चूँकि चलाने वाले मेल्स होते हैं, तो मैं आप सबसे अपील करूँगा कि उनसे ये वादा लें कि वो जल्दी निकलेंगे ताकि उनको जल्दबाजी ना हो और अपनी स्पीड आइडियली 30 किलोमीटर पर आवर रखेंगे। अगर उनको बहुत जल्दी भी हो 50 से ऊपर फिर भी नहीं जाएंगे। अच्छा। तो अगर उससे बाई लेन में रहेंगे उससे ये खुदा ना खास्ता अगर गिरते भी हैं, कुछ होता भी है, तो चोट की नौयत जो है बहुत कम होगी। कोई बात नहीं, 10 मिनट बाद पहुंच जाए, लेकिन अस्पताल पहुंचने से ज़्यादा बेहतर है कि घर आराम से वो पहुंचे। एग्जैक्टली। तो मेरी सबसे अपील ये आलमी दिन के ऊपर ये होगी कि आज माशाल्लाह मीडिया बहुत वाइब्रेंट है और मीडिया ने बहुत अवेयरनेस लोगों में क्रिएट की है। इसको हमें एक जिहाद समझकर हमें आगे लेके चलना है ताकि जो बढ़ते हुए रोज़ाना, सोचिए 500 लोग रोज़ाना अस्पताल में दाखिल होते हैं और माजूरी का बायस बनते हैं ट्रैफिक हादसा की। सिर्फ पंजाब की मैं भी बात कर रहा हूँ।
अच्छा डॉक्टर साहब ये तो इसका बताइएगा कितना कि बड़ा अरबों में एक इम्पैक्ट है। आपकी जो टीम है वो काम किस तरह से करती है? कॉल गई और उसके बाद जो है वो किस तरह से रिस्पॉन्स करते हैं? जी। पहले फैमिली को बीच में मतलब कॉल की जाती है, फैमिली को इन्फॉर्म किया जाता है, या फिर पहले फर्स्ट एड जो है वो दी इसमें जाती है? देखिए अव्वलीन तरजीह होती है कि हमने जान बचानी है किसी की। सो जैसे ही कॉल आई हमने वहाँ पे पहुँचना है। उस वक्त हम ये नहीं पहुँचते आप कौन है, किसके बेटे हैं, VIP हैं, अमीर हैं, गरीब हैं, हमने उसकी जान बचानी है। सो इमीडिएटली जैसे ही हमारे इमरजेंसी मेडिकल टेक्नीशियन वहाँ पे पहुँचते हैं वो फ़ौरन उसकी ट्रीटमेंट मौके पे ही शुरू कर देते हैं। फिर देखते हुए कि कितनी शिद्दत है, अस्पताल उसको ले जाने की ज़रूरत है या कहाँ पे जाने की ज़रूरत है, कहाँ पे उसका, तो वो साथ ही उसको वहाँ पे अच्छा, आपकी मुंतकिल टीम किया में जाता माहिर है। डॉक्टर्स मौजूद होते हैं जो जाते हैं ये rescue एक्चुअली करने कभी के भी लिए? दुनिया के अंदर सवाए एयर एम्बुलेंस के जो आपकी वैसे एम्बुलेंस है उसमें इमरजेंसी मेडिकल टेक्नीशियंस या इमरजेंसी पैरामेडिक्स इनको हम कहते हैं, इमरजेंसी पैरामेडिक्स होते हैं, वो हमने पहली बार पाकिस्तान में ट्रेनिंग शुरू की 2004 में जब ये सर्विस शुरू की। तो वो फ़ौरन जाते साथ उनकी ट्रीटमेंट शुरू कर देते हैं। मतलब किसी का अगर दिल रुक गया है तो फ़ौरन CPR शुरू कर देंगे, कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन। बल्कि मैं सबसे कहूँगा, आपसे भी कहूँगा, मीडिया ग्रुप से भी, वॉलंटियर से भी कहूँगा कि हमने एक और प्रोग्राम शुरू किया जिसमें इवन अब जाके हर बंदा फर्स्ट एड सीख सकता है। हमारा टारगेट ये है कि फर्स्ट एड है, खुदा ना खास्ता आपके घर में कभी इमरजेंसी बच्चे को कोई चीज़ फंस जाती है तो उसका सांस रुक जाता है, आपका कोई आने वाला किसी का कार्डियक अरेस्ट हो गया, वहीं पे अगर आपके जो शुरू के चंद मिनट है वो बहुत ज़रूरी है। उसमें अगर आपने CPR उसकी चेस्ट कंप्रेशन शुरू कर दी और आपने उसकी ज़िंदगी बड़ी अच्छी वीडियोस भी इनकी सामने आती हैं, मैं तो फॉलो करता हूं, आप लोग भी फॉलो कीजिए, आप वीडियो से बहुत कुछ सीख लेते हैं। सर एक बहुत अहम चीज़ है जो हम आपसे पूछना चाहेंगे, इसमें मैं वीडियो से ही सिर्फ एक चीज़ मैं ऐड करता चलूँ, सिंपली ये एक वेबसाइट जो अवेलेबल है, आप उस पर जाएँ, रजिस्टर करें एज अ रेस्क्यू कैडेट कोर में, और उसमें आपको फ्री ट्रेनिंग ऑनलाइन भी मिलेगी। अच्छा। और आप फ्री ट्रेनिंग जाके हमारे किसी भी रेस्क्यू स्टेशन जो हर टाउन में अब अवेलेबल है वहाँ पे जाके ट्रेनिंग भी हासिल कर क्या पता। सर एक और चीज़, हम इमरजेंसी सर्विसेज के जब भी जिक्र करते हैं पाकिस्तान में खुसूसी तौर पे, दुनिया के दीगर ममालिक में भी होता है, रॉन्ग कॉल्स बहुत ज़्यादा आती हैं जिससे आप लोग भी बहुत ज़्यादा तंग होते हैं। हम 15 की भी बात करें तो पुलिस भी बहुत ज़्यादा तंग रहती है। क्या मैसेज देना चाहेंगे और किस तरह की आपको कॉल्स, फेक कॉल्स कितनी मौसूल होती हैं? देखिए याद रखें 1122 एक इमरजेंसी नंबर है, पहले 2 डिजिट्स हैं, किसी के भी फ़ौरन आप डायल कर सकते हैं। आपने इसको डायल करें जब भी इमरजेंसी है और हमें बर वक्त कॉल दें ताकि हम बर वक्त मदद पाएं, लेकिन ये मजाक का नंबर नहीं है। बिल्कुल ऐसा ही। हमें डेली बेसिस पे अंदाज़ा कर लीजिए कि आप कोई 65,000 के करीब कॉल्स आती हैं, जिसमें से एक्चुअल अगर हम जेन्युइन कॉल देखें तो वो कुछ 6,000 के करीब होंगे। अगर एक इमरजेंसी के बारे में 2 कॉल्स आ जाए तो तकरीबन 3,000 साढ़े 3,000 इमरजेंसीज हम डेली मैनेज करते हैं, और उसमें अगर उसके एक इमरजेंसी के बारे में 2 कॉल भी कर लें तो तकरीबन 6 से 7 या 8,000 जो इमरजेंसी कॉल्स होंगी। बाकी की जितनी कॉल्स हैं तकरीबन 59,000। तो अब उसका एक तो ये है कि बिलावजह नंबर बिजी मिलेगा, तो जो बंदा एक जेन्युइन कॉलर कॉल कर रहा है उसको नंबर बिजी मिलेगा, तो उनके लिए किसी की जान चली जाए किसी के मजाक की वजह से, तो मैं नहीं समझता कि अगर पाकिस्तान के सारी शहरियों को इसकी इंपॉर्टेंस का पता हो वो इसके साथ मजाक करेंगे। सो मेरी सबसे अपील ये है, ये ना टेस्टिंग का नंबर है ना ट्रायल का नंबर है। ख़वातीन से भी है, सुबह जब बैठी होती है यदि क्या इमरजेंसी है, उन्होंने कहा जी वो हमें बिरयानी बना रहे थे, हमें बिरयानी सही बन नहीं रही, ज़रा हमें इसका वो तरकीब दिखा दें। ये देखिए ना, अब ये तो ये इमरजेंसी नंबर है, इसके ऊपर आप मजाक नहीं कर सकते। उनका नंबर रिकॉर्ड भी होता है। जिम्मेदारी का मुजाहिरा करें। रिजवान नसीर साहब बहुत शुक्रिया आपका सर आप तशरीफ। मेरी सबसे अपील सिर्फ यही होगी कि मीडिया के जरिए, ये चूँकि हमारा हफ्ता चल रहा है रोड सेफ्टी वीक का, तो लोगों की जो ज़िंदगी बचाना हमारी तरजीह है, तो सबसे ये बार बार मैसेज दीजिए कि हम मोटरसाइकिल चलाएं, आहिस्ता चलाएं, लेफ्ट लेन में होकर चलाएं, ताकि आपकी ज़िंदगी महफूज रहे, अस्पताल जाने की बजाय आप घर पहुँच सकें। बिल्कुल ठीक है सर, बहुत शुक्रिया आप तशरीफ लाए, बहुत आपका। और ये बहुत हमारी सबकी जिम्मेदारी है, दूसरे की जान बचाना भी रोड के ऊपर हमारी जिम्मेदारी है। खैर यहाँ पर हम एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे। स्टे विद अस। सुबह सवेरे